Hello students, this is video number 1 of semiconductor. This is a new chapter I am starting today. और इस चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर्स. दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉनिक्स. एक्चुअली ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, टॉपिक है. आई मीन टू से जो लोग इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा इन द कमिंग डेज. सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है, इतना समझना इस इंट्रोडक्शन से पहले. दिस इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. सेमीकंडक्टर की वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक्स पॉसिबल है. इलेक्ट्रॉनिक्स बोले तो आपके घर के टेलीविजन्स, इन्वर्टर्स, एवरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. सबसे इंटरेस्टिंग, आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके मोबाइल का चार्जर, आपके लैपटॉप का चार्जर, उसमें भी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स बसी हुई है. और मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंगली कि हम लोग उस चार्जर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने भी वाले हैं इस 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर, इस टॉपिक के अंदर. आई मीन टू से सेमीकंडक्टर्स के अंदर. इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं अपने अपने वीडियोस देता जाऊंगा, उसी 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 तरह से हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाएंगे. इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है, इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी है. मतलब कई लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम से चढ़ते हैं, और हमने कुछ ऐसे डिवाइसेस पढ़ने भी हैं. डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, जीनर डायोड्स, फोटो डायोड, एलईडीज एंड सो मैनी थिंग्स. इवन आपने कुछ चीज़ों के नाम सुने भी होंगे जो मैंने अभी तक बोले. एलईडीज का नाम तो ऑब्वियसली सुना ही है. सोलर सेल्स का नाम आपने सुना ही है, वो भी हमने पढ़ना है. तो वो सब चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई? सेमीकंडक्टर से. अब नाम पे अगर आप जाओ सिर्फ सेमीकंडक्टर के, तो इट लुक्स वेरी सिंपल. सेमीकंडक्टर क्या होगा? कंडक्टर की कंडक्टिविटी और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी के बीच की जो चीज होगी वो होगा सेमीकंडक्टर. अब इसमें मजा पता क्या है कि इसको मैं अपनी मर्जी से कभी भी कंडक्टर बना सकता हूं और कभी भी इंसुलेटर जैसा बिहेव करा सकता हूं. कभी भी मैं अपनी मर्जी से करंट को फ्लो करवा सकता हूं और कभी भी करंट को बंद करवा सकता हूं. और इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण इसका बहुत बहुत ज्यादा रोल है हमारा आगे इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में. वो कैसे रोल है इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएंगी चीज़ें. ठीक है, ऑल टुगेदर ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है. वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके अंदर बहुत से ऐसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं. रादर एक दो हम आज ही डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होंगे. लेकिन फिर मैंने बताया आपको कि सेमीकंडक्टर की पहली बात जो आपको समझ आती है वो ये कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कहानी, क्योंकि नाम ही बोल रहा है सेमी कंडक्टर, आधा कंडक्टर. आधा कंडक्टर का मतलब ये है कि ये उन दोनों के बीच की कहानी है. ना ये कंडक्टर है ना ये इंसुलेटर है. अगर मैं रेजिस्टिविटी की लैंग्वेज में बात करूं तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है. कंडक्टर से ज़्यादा और इंसुलेटर से कम. ठीक है, आप रेजिस्टिविटी की लैंग्वेज में बोलो या कंडक्टिविटी की लैंग्वेज में बोलो, वेरी सिंपल. कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. इसलिए किसी एक लैंग्वेज में बोलो, दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा. जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है. ठीक है, ये सिंपल सी बात है. तो मैं इसको पहली बात इसमें स्टार्ट यही करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन, इसकी रेजिस्टिविटी की कुछ वैल्यूज़ मैं आपको देता हूँ. ये देखो, अगर कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ अगर आप देखोगे, मेटल्स मतलब कंडक्टर्स, दे हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी. ठीक है, रेंज थोड़ी बहुत लिखी हुई है, बिल्कुल ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगभग इतनी. ठीक है, 10⁻⁻2 से लेके 10⁻⁸ ओम मीटर रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स. ठीक है, वैल्यूज़ याद हो जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो नॉट बैड. ठीक है, याद हो जानी चाहिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. इसकी देखो, आप देखने वाली चीज़ इसमें मुझे यही बतानी थी जस्ट कि क्या क्या आप एक चीज़ नोट करो, इन दोनों के बीच की जो ये है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है इसकी. देखो ध्यान से. ठीक है, मतलब यहाँ कंडक्टिविटी को देखो या उसको देखो, दोनों को नहीं देखना. मेरा कहने का मतलब है कि ये देखो, इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू देखो और इसकी देखो, क्या इन दोनों के बीच में लाई करती है या नहीं. ऑब्वियसली कंडक्टिविटी भी लाई करेगी. तो ये इसमें बात बताने वाली है जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ये जस्ट मैंने छोटी सी बात आपको बता दी. वैल्यूज़ आपको याद करनी चाहिए.
ठीक है, करनी चाहिए, पूछा भी जा सकता है ऑफ द ऑर्डर, आइडिया ले लो, मेरे हिसाब से तो बेटर ही रहेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी याद कर लो, उसका उसी का रेसिप्रोकल देख लो, माइनस का जस्ट प्लस किया है, इसका माइनस का प्लस किया है, तो बस आ गया आंसर, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था खास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस भी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके टेम्परेचर डिपेंडेंस को अगर हम समझें ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस की टेम्परेचर के कारण क्या होता है, हमें इतनी बात अभी तक ये मालूम थी कि मेटल्स में, कंडक्टर्स में जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके हमने रीजंस भी तब पढ़े थे कि टेम्परेचर के कारण क्या रीजंस हैं, और मेटल की कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी जो है, सॉरी रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, इसलिए हम क्या बोलते थे, एक लाइन आपको याद रखनी है अभी, फिर इसको डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बात हमने याद रखनी है, क्या, मेटल्स हैव, और मेटल्स बोले तो कंडक्टर्स, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब होता है टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हमने पहले भी बात की हुई है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि रेजिस्टिविटी कम होगी। ये बात हमें समझ आनी चाहिए अच्छे से। अब ये चीज को एक्सप्लेन करें कैसे, ये चीज को एक्सप्लेन किया जाए कैसे? तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स की पूरी थ्योरी को ना हम लोगों ने अंडरस्टैंड करने के लिए एक नई चीज पढ़ी जिसको बोलते हैं बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी। अब एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहती है उसको हमने अच्छे से समझना है। आज की क्लास के अंदर, आज के वीडियो के अंदर हम लोग मेजॉरिटी बात यही करने वाले हैं। ये थोड़ा सा टफ लगता था जब मैं पढ़ता था इसको, कि इसमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि यार ये एनर्जी बैंड्स हैं क्या। ठीक है, बाकी मेन चीज़ें इसकी बात की याद हो जाती हैं, लेकिन जो इसका बेसिक है ना बिल्कुल वो नहीं पता चलता है कि यार सेमीकंडक्टर्स के अंदर बेसिकली क्या चल रहा है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको वो प्रॉब्लम ना आए जो मैंने फेस की है, इसलिए आप ज़रा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। और फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ये मैंने पहले से लिख के रखा है। इसका मतलब ये है कि आपको वर्ड टू वर्ड ये याद होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी बैंड की ये डेफिनेशन है जो आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। और ये बड़ा खास ध्यान रखना है कि अभी हम सीख क्या रहे हैं, हम फॉर्मेशन सीख रहे हैं कि एनर्जी बैंड्स बनते कैसे हैं। हम लोग सीख रहे ये हैं कि एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं, हर एक सॉलिड के अंदर एनर्जी बैंड कैसे बनता है। ये सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, हर जगह ये प्रॉपर्टी है। क्या हमने सीखा था, आप देखो कितने इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें लिखी है। क्या, फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल जब हमने पढ़ा इस चैप्टर से पहले वाले चैप्टर्स में, हमने क्या सीखा वहां? वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स। मतलब उन्हीं एनर्जी लेवल्स को हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं। उन्हीं एनर्जी लेवल्स को आप लोग क्या बोलते हो? ऑर्बिट्स बोलते हो। वो जो ऑर्बिट्स आप बोलते हो, वो ऑर्बिट्स नहीं है एक्चुअली, वो उनके एनर्जी लेवल्स हैं। वो उनके क्या हैं? एनर्जी लेवल्स हैं। और ये एनर्जी लेवल्स के बारे में आपने डिटेल पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। इवन ये वाला चैप्टर भी आपका केमिस्ट्री के अंदर है। इवन ये फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स केमिस्ट्री के अंदर भी है, पूरा का पूरा सेम चीज़ें वहाँ पे भी पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी इतनी क्लियर नहीं होती हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये क्लियर करो तो आपका दोनों तरफ से चीज़ें, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। क्या लिखा है एनर्जीज़ का? क्या होता है, हर एक कोई भी अगर आप एटम उठा लो, कोई भी, सोडियम उठाओ, सिलिकॉन उठाओ, कोई भी उठाओ, ठीक है, कोई भी एटम उठा लो, तो जो भी एटम उठाओगे उसके अंदर उसका क्या होता है? उसके अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हम बोलते हैं कि ऑर्बिट्स में उसके घूम रहे हैं, वो ऑर्बिट्स में, जिस ऑर्बिट में जो घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका एक एनर्जी है।
ठीक है। अगर मैं कोई भी एक आइसोलेटेड एटम लूं, जैसे हम लोग जो अगर मैं सेमीकंडक्टर्स को लेके पर्टिकुलरली बात करने वाला हूं इस टॉपिक के अंदर, तो इसलिए जो हम जब बात करेंगे तो हम जैसे सिलिकॉन की बात करने वाले हैं इसके अंदर मेजॉरिटी तौर पे। तो सिलिकॉन की अगर बात करूं तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, सिलिकॉन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जरा। तो सिलिकॉन की जब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, तो इसलिए सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2, ये तो आपको अच्छे से आता है सब कुछ, 2s2 2p6 3s2 3p2। इसमें ये सबसे सही चीज आ गई क्या, 3p2, आपने ये समझना है, ठीक है। टू पी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14, सॉरी एटॉमिक नंबर 14, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये आ गई 1s2 2s2। इन ऑर्बिट्स को मैं बोलूंगा इनर शेल्स, इनर ऑर्बिट्स जो न्यूक्लियस के पास हैं, और ये आपका दूर है। पहली बात तो हम दोनों इसको कैटेगराइज करेंगे कि ये न्यूक्लियस के पास हैं और ये न्यूक्लियस से दूर है, फाइन। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस सब चीज़ को देखूं तो इसको, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, हम जरा इसको अच्छे से अंडर, सिलिकॉन के एनर्जी लेवल्स हम बनाते हैं, मतलब एक्चुअली तो हम इस तरह से दिखाते थे, मैं आपको बताता हूं। ये आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इधर क्या है, शेल्स, ऐसे एनर्जी लेवल्स ऐसे हैं। अब ये एनर्जी लेवल्स जो हैं, इसी को हम कैसे दिखाएंगे यहां पे, ये देखो कैसे, यही एनर्जी लेवल्स जो हम ऐसे दिखाया करते थे, अब मैं दिखाऊंगा 1s का आ गया, ये क्या आ गया, 2s का आ गया, फिर ये 2p के 3, फिर आ गया आपका 3s का, फिर इसी तरह से 3p के भी 3। इसी तरह से ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं आपके सिलिकॉन एटम के। हर एक के अंदर दो से ज़्यादा नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, हर एक एनर्जी लेवल पे दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकते। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें सिखाया है। दो दो ये थोड़ा सा खाली रह गया, ये आपका 3p है, ये आपका 3s है, 2p है पूरा फील्ड, 2p पूरा फील्ड, ये आपका 1s एंड 2s है, ये आपका 1s एंड 2s है। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। इस तरह से सिलिकॉन का हर एक एटम इस तरह से प्लेस्ड है। अब हम करना क्या चाहते हैं, आप देखना जरा, एक और बात आपको बताता हूं। ये तो मैंने ऐसे ही बनाई थी डायग्राम, इसकी कोई नीड नहीं है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम जो समझने वाले हैं ना यहाँ पे, वो ये है, ये था, ये जो मैंने अभी दिखाया ना आपको, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाई और एनर्जी लेवल्स भी दिखाए, ये एनर्जी लेवल्स किसके हैं, ये एनर्जी लेवल एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम है, आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम है, ठीक है। एक और ऐसे बहुत सारे n एटम्स हम कंसीडर करने वाले हैं इस पूरी स्टडी के अंदर, जो अभी मैं आपको दूंगा। इसके अंदर हम n एटम्स को स्टडी करने वाले हैं। ये जो मैं n एटम्स यहां पे स्टडी करूंगा ना, ये n एटम्स को जब मैं, ये अभी n एटम्स सारे के सारे इन्फिनाइटली एक दूसरे से दूर हैं, बहुत दूर हैं कि आपस में ये, इनका कोई एक दूसरे पे असर नहीं है। लेकिन इन एटम्स को आहिस्ता आहिस्ता मैं पास ला रहा हूं, क्योंकि मैंने क्रिस्टल बनाना है। आप देखो मैंने यहां डेफिनेशन भी जो लिखी है, देखो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स हैव वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स इन एन आइसोलेटेड एटम, तभी आइसोलेटेड की बात की थी। बट ड्यू टू द इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस इन अ क्रिस्टल, अब सिंगल एटम तो कहीं मुझे मिलता नहीं है, मैं अगर सिलिकॉन लेने जा रहा हूं तो कुछ थोड़ा बहुत सिलिकॉन तो उठा के लाऊंगा। मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब मैंने क्या लाया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर मैं एक सिलिकॉन उठा के लाऊं ना, ठीक है, सिलिकॉन अगर उठा के लाऊं, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल
वन सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है लगभग लूडो का जो डाइस होता है ना, उतना, लूडो के डाइस के बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, लगभग उतना हुआ, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, लगभग उतना हुआ। 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर विड्थ, 1 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, उतना अगर मैं एक क्यूब लूं किसका, सिलिकॉन का, उसके अंदर 10⁻23 एटम्स होते हैं। जस्ट इमेजिन, नियरली नियरली कितने होते हैं? 10⁻23 एटम्स हैं। अगर 10⁻23 एटम्स हैं, कैन यू बिलीव कि जब वो पास में आएंगे एक दूसरे के, इस क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर 10⁻23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23, इतने जीरो। अब करो, 1 भी नहीं आता होगा हमें इतना बड़ा। तो मतलब इतने एटम्स 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर प्रेजेंट है। तो एक आइसोलेटेड एटम को स्टडी करके करेंगे क्या? प्रैक्टिकली बात करो तो ठीक है, एक एटम को जिन लोगों ने स्टडी किया बड़ा अच्छा किया हमारे लिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात करो तो क्या कभी एक एटम मुझे हाथ में दिख सकता है? बिल्कुल नहीं दिख सकता। तो इसलिए जब भी क्रिस्टल लूंगा तो बहुत सारे एटम्स होंगे। जब बहुत सारे एटम्स होंगे, इनफिनाइट, लगभग बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये कितना बड़ा नंबर आप देख रहे हो। तो इसलिए इतना बड़ा नंबर अगर होगा और सारे एटम्स को अगर हम पास लाएंगे, ठीक है, तो क्या वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? उनकी जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होंगी, ठीक है, उनकी जो इंटर एटॉमिक, ड्यू टू द इंटर एटॉमिक, क्या, ड्यू टू द इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस इन अ क्रिस्टल, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल्स। पंगा ज्यादा किनको पड़ेगा? आउटर वालों को, क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा अच्छे से बाउंड नहीं है किसके साथ? वेरी, दे आर नॉट वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, दे आर रादर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो जो जो पंगे हो सकते हैं वो किसके साथ ज़्यादा हो सकते हैं? वो बाहर वाले शेल्स के साथ ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए बात की थी। द ईच एनर्जी लेवल स्प्लिट्स इनटू नंबर ऑफ एनर्जी बैंड्स। मतलब क्या हुआ इसका? ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, ये जो लाइन लिखी है, ईच एनर्जी बैंड लेवल स्प्लिट्स इनटू द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। मतलब जो आपको अभी तक, जैसे मैं अगर किसकी बात करूं, जैसे लेट्स से मैं 3s की बात करता हूं, सिर्फ 3s पे फोकस करते हैं। तो 3s की एनर्जी मान लो पहले एक आइसोलेटेड एटम में होती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम्पल ले रहा हूं, याद नहीं कर लेना वैल्यू, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू है एग्जाम्पल के तौर पे, किसकी? एक किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल आउटर शेल की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी है, ये 10 मैंने बना दी। आइसोलेटेड एक सिलिकॉन मैंने लिया, मैंने चेक किया समहाउ, कोई हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं आपके साथ, और उसकी एनर्जी मैंने देखी कितनी आई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मैंने ये इतने सारे एटम्स को इकट्ठा किया, चलो एक एटम लाता हूं पहले, एक एटम इसके पास लाया, थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई इनकी, थोड़ी सी इंटरेक्शन होने के कारण उसका जो एनर्जी लेवल आया, वो एनर्जी लेवल इधर आया। पास आने के उसका भी 10 था, जब वो दूर था तो उसका कितना था? 10 ही था। ऐसा नहीं कि उसका अलग था, उसका भी 10 ही था। लेकिन जब ये पास आए, एक दूसरे के साथ पंगे किए, इंटर एटॉमिक फोर्सेस प्रेजेंस में प्रेजेंट हुई, अब क्या हुआ? इसका आ गया 10.1। फिर एक और आया, एक और एटम पास लाया, उसका आ गया 9.9। एक और लाया, उसका आ गया 9.8। एक और लाया, उसका आया 10.2। समझो समझो अच्छे से, ये सारे लाए। आइसोलेटेड में ये सारों की कितनी एनर्जी थी? कितनी थी? 10। लेकिन जब ये पास आते हैं तो कईयों की एनर्जी बढ़ जाती है, कईयों की कम हो जाती है, ये कोई मालूम नहीं किसकी कम किसकी ज्यादा। अब क्या हुआ? अब मैं और लाता गया, देखते जाओ कितने लाने हैं भाई, देख रहे हो 10⁻23। तो 10⁻23 लाइनें डालनी है इसके बीच में, ऐसे ऐसे डालते जाओ, डालो, डाल रहा हूं मैं। 10⁻23, जस्ट इमेजिन कितनी हुई वो, मिलियंस ट्रिलियंस, कितनी कितनी ज़्यादा हुई। मतलब मैं कह रहा हूं आपको कि आप अपनी ज़िंदगी में डाल नहीं पाओगे, इतनी लाइनें हैं ये, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तब भी ये लाइनें नहीं डाल पाओगे। तो क्या ये दिख रहा है आपको कि क्या ये अब एक लाइन नहीं बची? ये तो बैंड तैयार हो गया यार। देखो मैं आपके सामने लाइन डाल रहा था, इधर ही लाइनें डाल रहा हूँ। अब लाइनें डाल रहा हूँ तो हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? देख रहे हो आप क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? ये बैंड जैसा दिखाई दे रहा है। ये कैसा दिखाई दे रहा है? हमें एक बैंड जैसा दिखाई दे रहा है। ये देखो, नाउ दिस इज अ बैंड। ये बैंड बन गया, और इस बैंड की क्या रेंज हो गई? ये इसकी रेंज हो गई। इसको हम एनर्जी बैंड बोलते हैं, इसको हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। ये डेफिनेशन मैंने आपको समझानी थी।
ठीक है, आप अच्छे से सुनो। मैं इस पैराग्राफ के बाद अब ईच एनर्जी लेवल स्प्लिट्स इनटू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूस बैंड, यही कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा था आपके साथ। फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूस बैंड, ये 10 की एग्जांपल ली, ऐसे कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता था, मैंने तो 10 से आपको ऐसे समझाने की कोशिश की, वी कॉल इट एनर्जी बैंड। तो ये सिलिकॉन की थियोरी है। फिर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एनसीईआरटी की बुक में भी और बहुत अच्छी बुक्स में भी इसकी एक डायग्राम बनाई गई है, जिसमें यह बताया गया कि जब हम इस तरह से हाइपोथेटिकली बताया गया, थ्रेटिकली बताया गया रादर, क्या कि जब सिलिकॉन एटम्स जो पहले इन्फिनाइटली दूर थे एक दूसरे से, सब एक दूसरे के लिए आइसोलेटेड थे, तब उनका एक एनर्जी लेवल होता था हर एक का, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एनर्जी लेवल था। लेकिन जब उनको पास लाया गया तो पास आते आते कैसे हुआ, इस पूरी स्टडी को इस पूरी स्टडी का एक पूरा ग्राफ है जो मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में वो बनाओ, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए अगर ये प्रॉब्लम आएगी पेपर में कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड समझाओ, तो वो डायग्राम आपकी रोल प्ले अच्छा करेगी। ठीक है, कितनी कहानी लिखोगे, मैं कितनी देर से मैं बोल रहा हूं, तो कितनी कहानी उसकी लिख पाओगे आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए आपने क्या करना है, मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। आपको सिंपली वो डायग्राम बड़े अच्छे से बनानी है। मैं अभी बताता हूं आपको कौन सी डायग्राम, बुक की डायग्राम है, वो मैं अभी यहां पे पेस्ट करता हूं। इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है हमने इस फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स में। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इस डायग्राम को बनाना भी है आपने नीट एंड क्लीन, ठीक है, दिस इज़ एक्सपेक्टेड कि आप इसको नीट एंड क्लीन बनाओ। अब क्या कर रहे क्या हैं हम, मैंने क्या बताया आपको कि हम ये देखो इंटर एटॉमिक स्पेसिस को आहिस्ता आहिस्ता कम करके देखेंगे। पहले कहाँ पे इंटर एटॉमिक स्पेसिस, आर इक्वल टू डी पे, ठीक है, आर मतलब हो गया इंटर एटॉमिक स्पेसिस। पहले कितना डिस्टेंस है उनके सारे एटम्स के बीच में, डी, एंड डी इज मच 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 ग्रेटर देन ए। एंड व्हाट इज ए, ए इज द नेचुरल, जितना उनके बीच में आपस में तब रहता है जब उसका जब वो क्रिस्टल बन जाता है, तो तब उसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, ए तक हमने पहुंचना है। और हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, डी से। डी ऐसी जगह है जहां पे जो ए से बहुत बड़ा है, और मतलब हम बोलेंगे इन्फिनाइटली दूर है। इन्फिनाइटली दूर मतलब उस समय आपका जो हर एक सोडियम हर एक सिलिकॉन एटम है, दैट इज अ आइसोलेटेड एटम। और उस समय आप देखो हर एक इलेक्ट्रॉन की, ये गलत लिखा हो, 2s2 है, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन की यहां पे हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक डेफिनेट एनर्जी है। ये देखो यहां अभी तक बैंड्स नहीं बने हैं, आगे बैंड बनना शुरू हो गए हैं। अगर आप देखो तो कब बैंड बनना शुरू हुए, जब आपने पास लाया उसको सी पोजीशन पे लेके आए, तो 3s भी टूट गया और 3p भी टूट गया, टूट नहीं गया, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। 3s और 3p के बीच में पहले भी गैप था, अब भी गैप है। 3s और 3p के बीच में क्या हुआ, 3s का अपना बैंड बन गया, 3p का अपना बैंड बन गया, ठीक है। तो 3p का अपना बैंड बन गया, 3s का अपना बैंड बन गया यहां पे। फिर लेकिन जब डिस्टेंस आप कितना कर देते हो, b कर देते हो, तो उस समय ये दोनों के एनर्जीज इस तरह से होती हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने 10 वाली एग्जांपल दी थी ना आपको, तो 3s में बन गया मान लो 10.2 से लेके 9.8 हमने एग्जांपल ली थी। कितना ये बैंड बन गया था, एनर्जी बैंड किसका, 3s का। तो 3p का पता कहां बन गया, b पे, b पोजीशन की बात कर रहा हूं। पता कैसा बना, 10.1 से लेके, देखो तो ये इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, 10.1 से लेके, और 10.1 कहां है, इन दोनों के बीच में, 10.1 से लेके 10.5 तक। तो अब हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा 3s और कौन सा 3p, कब, जब आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना हो गया, b हो गया। उस समय हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये हुआ, हमने बोला कि अब ये जो आउटर शेल है 3 वाला ये पूरा कहां से शुरू है, 9.8 से लेके 10.5 के बीच में, और ये वो पोजीशन है इस समय। लेकिन फिर जब एक्चुअल पोजीशन आती है, जब जितना इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कब होता है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जितनी होती है, जितनी नेचुरल हमें देखने को मिलती है, नेचुरली फाउंड सिलिकॉन में देखने को मिलती है, उतना जब डिस्टेंस हमने लाया तो फिर 2 तरह के बैंड बन गए। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट नाउ, ये दोबारा 2 बैंड्स बने। क्या इंटरेस्टिंग बात थी इसके अंदर, इन बैंड्स के अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या थी, वो देखने वाली क्या है कि जो टोटल कितने हैं ये 3s और 3p मिला के, 3s और 3p मिला के आपकी 4 एनर्जी स्टेट्स हैं। ठीक बोला मैंने, हाँ 4 एनर्जी स्टेट्स हैं। 3p की 3s की 2, 3s की 1, 3s की 1 और 3p की 3। तो यानी कि अगर मैं n एटम्स की बात करूं तो टोटल ये कितनी ऑक्यूपाई कर सकता है, 8n को ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन 8n तो है नहीं, 4 ही हैं इधर, 2 और 2 4, एक एटम में 4, तो n एटम में कितने हुए, 4n। तो 4n जहां रह गए वो ये था,
4n। 4n जहां रह गए वो था कौन सा, वो एक बैंड बन गया, और एक खाली रहा जो ऊपर रहा उसको हमने क्या बोला, कंडक्शन बैंड, और इसको क्या बोला, वैलेंस बैंड। ये कब, ये ध्यान रखना, जहां पे आपका, ध्यान से सुनना इसको क्या कह रहा हूं मैं, देखो देखो मैं क्या कह रहा हूं, इधर तक तो हम सबको समझ आ गया था, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात पता जो समझने वाली है इसके अंदर वो ये है, ये लास्ट वाला पोर्शन, जब वो ए डिस्टेंस पे आया तब क्या हुआ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या हुआ, आपने क्या देखना है यहां पे कि जिस समय हमने उनका डिस्टेंस जो नेचुरली फाउंड सिलिकॉन था उतना एटॉमिक डिस्टेंस जब उनके बीच में था, तो जो आपके एटम्स, आपने कितने एटम्स लिए, एन, आउटर शेल अगर 3s और 3p को माने तो कितने इलेक्ट्रॉन इस इन एन एटम्स के हो गए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4n, हर एक के 4 तो कितने हो गए, 4n, ठीक है, 4n थे इधर इन एनर्जी स्टेट्स में, और ये वाली एनर्जी स्टेट्स जो थी वो क्या थी, एम्प्टी, और इनके बीच में एक ऐसी जगह थी जहां पे फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप इसका नाम ऐसे इसलिए रखा क्योंकि ध्यान देना, इसके बीच में जो ये गैप है इसको क्या बोला, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको लिखा हमने क्या, ईजी। यहां पे कोई एनर्जी स्टेट थी ही नहीं, सरप्राइजिंगली यहां पे कोई भी एनर्जी स्टेट थी नहीं। इसको भी मैं इसी तरह से आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं। अल्टीमेटली जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आपका ए हुआ, ए कौन सा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, जो नेचुरल है, नेचुरली जहां पे होता है, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जब ए हुआ तब, ध्यान से सुनना, तब आपकी ये कंडीशन थी, 9.6 से लेके, एनर्जीज बता रहा हूं आपको, 9.6 से लेके 10.5 तक एनर्जीज थी, और फिर 11.2 से लेके 12 पॉइंट समथिंग, 12.9 कुछ भी ले लो, ये मैं ऐसे रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, लेकिन यहां इधर इसके बीच में कोई ऐसी एनर्जी नहीं थी जो प्रेजेंट नहीं थी। 10.4 भी था, 10.5 भी था, 10.45 भी था, 10.44 भी था, मतलब ये बैंड जो था। और सबसे सरप्राइजिंगली क्या था, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी कहां रहना चाहता है, नीचे वाली एनर्जी में, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे इस इन एनर्जीज में। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनको तो देखो कुछ हुआ ही नहीं, इनके देख रहे हो जो न्यूक्लियस के पास वाले शेल्स हैं वो बिल्कुल जैसे थे वैसे ही रहे, हर एक का अपना अपना जो इंडिविजुअल एनर्जी थी वही रही, पंगे हुए किसके साथ, आउटर शेल्स के साथ। ये इसमें समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने क्या बोला आपको, 9.6 से लेके 10.5 के बीच में और 10.2 से लेके 11 ये एम्प्टी था, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस वाले 4n इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो खाली थे, और ये वाला एम्प्टी था। इसमें भी कितनी जगह खाली, मैं 4n की जगह अभी भी पड़ी है जहां पे इलेक्ट्रॉन जा सकते थे। अब आपने समझना है कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन क्यों होती है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो शेल में होते ही नहीं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उसकी जो एनर्जी है ना वो आउटर शेल से भी ज्यादा है उसके पास, ठीक है, आउटर शेल से भी ज्यादा है, इसलिए वो जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो कंडक्शन करवा सकते हैं। और ये अब हमने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन तुम यहां पहुंचा पाओगे इसमें जो एम्प्टी है, तो वो इलेक्ट्रॉन आपके लिए कंडक्शन करवा पाएगा। दैट इज वाई द नेम गिवन इज कंडक्शन बैंड, और ये आ गया आपका वैलेंस बैंड। हम जब केमिस्ट्री में पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम बोलते थे वैलेंस में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वैलेंस में कितने, जैसे सिलिकॉन की अगर आइसोलेटेड की बात करें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, और उनकी अपनी पर्टिकुलर वो 2 जगह थी जहां पे वो बैठे हुए थे, 2 एनर्जी लेवल, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 एनर्जी लेवल चाहिए, तो वो अपने वजह से यहां 2 बैठे हुए थे, 2 एनर्जी लेवल लेके हर एक। अब क्या हुआ, अब ये जो एनर्जी लेवल्स थी वो ऐसी नहीं रही, अब तो एनर्जी लेवल्स ऐसी हो गई, पास वैसे ही, ऐसे देखो, ऐसे नहीं, ऐसे बना लो एनर्जी लेवल्स, ऐसे बहुत सी हैं, हम बना नहीं पाएंगे लेकिन ऐसे है। और हर एनर्जी लेवल पे, जैसे 9.55 पे भी 2 बैठ गए, 9.56 पे भी 2 बैठ गए, 9.57 पे भी 2 बैठ गए, 2 से ज़्यादा ले नहीं सकते। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अभी भी लग रहा है, ये बात ज़रा ध्यान देना, पॉलीज एक्सक्लूजन वो मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से है, और ये कहानी हमने इस तरह से अंडरस्टैंड करनी है जो मैंने आपको बात बताई। ये अब हमारा, यानी कि अब हमने क्या समझना है, हमने ये समझना है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर
पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर में, किसी भी सॉलिड के अंदर हम लोग अगर बात करें, बैंड्स तो हर एक जगह है, कंडक्टर्स में भी बैंड होते हैं, इंसुलेटर्स में भी बैंड होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स में भी बैंड है, ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो सेमीकंडक्टर के अंदर ही बैंड है, बैंड हर जगह है। सिर्फ कौन अब एनर्जी, अब इसका जो अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, यहां मुझे लग रहा है कि अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम उसी के बेसिस पे अब कंडक्टर्स को क्लासिफाई करेंगे, कौन मेटल है, कौन सेमीकंडक्टर है, और कौन इंसुलेटर है, और अब इस बैंड थियरी के बेसिस पे हम करेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर का पार्ट 1 जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, क्या, एक तो फॉर्मेशन, मैं मानता हूं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन डिफिकल्ट बहुत है, पेपर में आ सकता है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। रेगुलर आने के चांसेस ज़रा कम है कि बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन तब भी आपको ये चीज़ें समझ आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ कि ये था क्या, ठीक है। रट्टा मत मारो इस डायग्राम को, हम समझ पाएं कि भाई चला क्या इसके अंदर, इस बात को हम समझ पाएं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैंने ये थ्योरी बुक से कटिंग ली हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ये एक एक चीज़ मैंने जो अभी आपको बताई वो सारी इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। मैं इसका नीचे 4 पार्ट्स में डिवाइड है ना, देखो ये पूरा ग्राफ किस में डिवाइडेड है, पहले डी में, ठीक है, फिर उसके बाद सी पोजीशन, बी पोजीशन और ए पोजीशन, इन सब पोजीशंस को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसको अच्छे से आप रीड करोगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, जो मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ। मैं अभी आपको देता हूँ ये थ्योरी, मैंने पूरी नहीं लिखी है, ठीक है, पूरी मैं आपको देता हूँ अभी, ठीक है। आप इसको देखो ज़रा ध्यान से, क्या मैंने बात की अब इस एनर्जी बैंड, क्या कि जब अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे, और इसको क्या बोला, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन नाम क्यों रखा, क्योंकि ये ऐसा रेंज है, कहाँ, अगर मैंने जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली, मेरा फॉरबिडन एनर्जी गैप कहाँ से कहाँ तक है, 10.5 से लेके 11.2 तक। और दूसरी बात क्या कि 10.5 पे आपका एक इलेक्ट्रॉन बैठा हो, 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं 10.5 पे, ठीक है, 10.5 पे बैठे हैं, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल, वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल हाईएस्ट कितना है, 10.5। कंडक्शन बैंड का लोएस्ट कितना है, 11.2। इन दोनों के बीच का गैप को क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। कितना आया, 0.7, यहां पे 0.7 है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जो मैंने अभी यहां पे एग्जांपल दी। और इस 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, इस 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। किसके बीच में, हाईएस्ट जो बैलेंस बैंड में एनर्जी है और लोएस्ट जो कंडक्शन बैंड में एनर्जी है, इन दोनों के गैप को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप, ठीक है। और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। फॉरबिडन क्यों, क्योंकि इस ऐसी कोई एनर्जी देखी नहीं गई, ठीक है। इसके ऊपर आपने बिल्कुल बात नहीं करनी कि ऐसा क्यों नहीं देखा गया, बट ये रियलिटी है, एलिमेंट्स हैं, ऐसा होता है नेचर में, और ये उन्होंने देखा, ठीक है। हम इसको, आप इसको जरा रीड करो। एट दिस लार्ज, अभी हम डी से शुरू कर रहा हूं कि क्या होता है। एट दिस लार्ज इंटरएटॉमिक स्पेस देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन नेबरिंग एटम्स, ऑल द एन एटम्स हैव आइडेंटिकल एनर्जी लेवल्स। 10 थे तो सबके ही 10 था। इन द आउटर शेल्स द एन एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद 3s ऑर्बिट्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद 2n, ऑब्वियसली 2n, एन एटम्स टोटल है, 3s में कितने हो जाएंगे, 2n। आउट ऑफ 3n एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विद 3p ऑर्बिट्स, 3p के अपने 3 होते हैं ना, 3p के अंदर 6 आते हैं ना, 6 इसलिए आते हैं क्योंकि वो 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 हर एक एटम के, तो टोटल एनर्जी लेवल्स कितने हुए, 3n, कहाँ लिखा है, ये 3n। तो 3n एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विद 3p ऑर्बिटल्स, ओनली n एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड, ओनली n ही फिल्ड है, वो 1/3 फिल्ड है ना, ये 1/3 नहीं फिल्ड। देखो इसमें कितने आ सकते हैं, 6, लेकिन हैं कितने, 2। तो इसलिए n की लैंग्वेज में जब बात करेगा तो कितने, 3n उसके एनर्जी, 3n टोटल एनर्जीज हैं, 3n टोटल। एक एटम की कितनी है, 3 एनर्जी लेवल्स। किसकी बात हो रही है, 3p की। तो कितनी है, कितनी, एक एटम की कितनी एनर्जी लेवल्स हैं, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, n एटम्स में कितने होंगे, 3n, और उसमें से कितने फील्ड हैं, ओनली n, 1/3। तो इसलिए n फील्ड है, बाकी खाली एंड द रिमेनिंग लेवल्स आर एम्प्टी। ये इसने सिंपल बात की है। इसने और भी बात कर सकता था यहाँ पे, जैसे ये खाली दिखा रहा है कि भाई इसका भी इंडिविजुअल अपनी जो एनर्जी है वही है, इनकी भी अपनी है, इनकी तो वैसे ही अपनी रहनी है, लेकिन आगे जाके सिर्फ यही चेंज होना है। तो इस बात को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे आप, एक एक बात को जो मैंने आपको अभी बताई, मैं थोड़ा सा और ऐड आपको इसके आगे की जो थियरी है वो भी देता हूँ। अब सी पे आगे हम, as the interatomic distance decreases, the valence electrons of the neighboring atom begin to interact. The energies of the 3s and 3p of each atom get slightly changed, both increase and decrease. मैंने सब बताया आपको। We now have n different energy levels of 3s and 3n different energy levels of 3p, ठीक है। n किसके, 3s के n, क्योंकि उसका एक ही एनर्जी लेवल होता है,
उसका एक ही होता है। और किसका बोला मैंने, और 3n हो गए किसके, 3p के। तो द एनर्जी गैप बिटवीन 3s एंड 3 लेवल डिक्रीजेज, उनके बीच में जो एनर्जी गैप था वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करना शुरू हुआ, अब वो मिलना शुरू हुए। ठीक है, अब वो मिलना शुरू हुए और वो n इज़ वेरी लार्ज, वो आपके साथ मैंने बात कर ली है। तो ये लिखा हुआ है इधर, ये सारा आप रीड करो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नेक्स्ट आ गया आपका क्या, आर इक्वल टू बी, आर इक्वल टू बी पे आ गया। एज द सेपरेशन आर डिक्रीजेज फर्दर द एनर्जी गैप बिटवीन 3s एंड 3l कंप्लीटली डिसअपियर्स, उनके बीच में गैप बचता ही नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। मैंने सब पीछे आपको समझाया। एंड द अपर एंड द लोअर एनर्जी लेवल मर्ज विद ईच अदर एंड वी हैव नाउ अ सेट ऑफ कॉन्टिन्यूसली। अब वो जो ऐसे था ना, एक्चुअली ऐसा था, एक्चुअली ऐसा था क्या कि 3s के अपने n थे, वो यहाँ समा रहे थे पहले, इससे पहले सेकंड वाले केस में ऐसा था, और 3p के अपने थे ऐसे। ये कितनी एनर्जीज थी, ऐसा पूरा बैंड बनेगा, ये मेरे लाइंस नहीं दिखाई देंगी, पूरा बैंड बनेगा जैसे मैंने दिखाया था। इन दोनों के बीच में एक एनर्जी लेवल था, इनके बीच में गैप था 3s और 3p के बीच में, कब, इधर सेकंड स्टेज में। लेकिन थर्ड स्टेज में जब आया, जब आपने और डिक्रीज कर दिया और बी पे आए, तो ये ओवरलैप कर गया, 3s और 3p बिल्कुल ओवरलैप कर गया। मतलब ये कितनी कितनी एनर्जी स्टेट्स हैं, 3n, ये कितनी एनर्जी स्टेट्स हैं, n किसकी, 3s की, ये किसकी, 3p की। तो ये आपस में जब ओवरलैप कर गई, कितनी है टोटल, 4n। अब 4n का एक अपना बैंड बन गया, इकट्ठा बैंड बन गया। वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया पहले, वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। अब देखोगे, अब देखोगे इसके आगे, इसके आगे क्या है, अब इसके आगे देखो, एट दिस इक्विलिब्रियम सेपरेशन एट इक्वल टू ए, इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्यों, यही एक्चुअल है, ये बिल्कुल यहीं पे आप वो सबसे स्टेबल मिलता है खुद को, इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये हुआ द बैंड ऑफ 2n एनर्जी लेवल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम 2n एम्प्टी लेवल्स। क्या, अनफिल्ड वाले दो और 2n अनफिल्ड वाले दो, 2n एक दूसरे को सेपरेट कर जाते हैं, और ऐसे करके, और इनके बीच में एक ऐसा गैप है वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, और उसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, वहां पे कुछ नहीं है, और उसकी एक और इंपॉर्टेंस है, एक तो फॉरबिडन है वो, और दूसरी क्या है, उसी को क्रॉस करना है। उसके नीचे वाला जहां पे फील्ड है उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड, उसके ऊपर वाला जहां जहां कुछ भी नहीं है वहां क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को तुम कहां पहुंचाना चाहते हो, अगर कंडक्शन चाहते हो तो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में। दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थियोरी है, बड़ी टफ माना जाता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, बड़े रेयर लोगों को ये सब चीज़ें डेप्थ में पता होती हैं कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, याद तो कर लेती है जनता, लेकिन अच्छे से समझने के लिए इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखो प्लीज़।